Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 24. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In our previous lecture, we learned the classification of entities, we defined the strong and weak entities, and we discussed how strong entities are not existence dependent and independent, and we said that weak entities are existence dependent on other entities. कि जी हमने इस चीज़ को बड़ा क्लियरली डिस्कस किया था कि जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ होती हैं उनकी अपनी एग्जिस्टेंस होती है, कोई वो किसी और एंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती, while the weak entities are existence dependent on other entities. And we also learned about some other characteristics कि जैसे जो strong entities होती हैं उनका कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है that is the primary key for that attribute, and with the help of that attribute we are easily able to identify the unique occurrences of those that particular entity type. और likewise जो हमारी वीक एंटिटी टाइप होती है उसके कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स नहीं होते, अपने एट्रीब्यूट्स जो यूज़ हो सकें एज अ प्राइमरी की और जिसकी मदद से हम उसके मुख्तलिफ जो एंटिटी अक्रेंसेस हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें. हमने कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की. देन वी स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अगेन के जी उस ईआर मॉडल को या उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स भी शामिल कर किए, और हमने कहा कि कीप इन माइंड, एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं दैट शुड रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड constraints जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो सकते हैं. एंड वी डिस्कस्ड कि जी इट कुड बी द बिजनेस policies or business rules that are implemented by that particular organization, और उनको it is our responsibility being the database designer कि we should include those constraints within our ER model to truly represent the actual representation of all the data that is involved in that particular organization. हमने जो मेन टाइप का कॉन्स्ट्रेंट है, वी स्टार्टेड आवर डिस्कशन ऑन मल्टीप्लिसिटी, और मल्टीप्लिसिटी को हमने कहा कि जी कैसे एक जब दो एंटिटीज़ के दरमियान कोई रिलेशनशिप है एंड वो रिलेशनशिप जो है उसमें एक एंटिटी टाइप अकरेंस जो है हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विद द अदर एंटिटी occurrences जो कि दूसरी एंटिटीज़ में, और वी डिस्कस्ड अबाउट द डिग्री बाइनरी जो कि which involved two entities, and then we also discussed the complex relationships which involves 3 or more entities, and we learned the technique that how we can determine the multiplicity for all these रिलेशनशिप्स लाइक बाइनरी के लिए कैसे कर सकते हैं, और जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं उनके लिए हम कैसे मल्टीप्लिसिटी डिटरमिन कर सकते हैं. एंड वी लर्न के जी वी कैन यूज सेमेंटिक नेट, एंड बाय यूजिंग सम सैम्पल डाटा वी कैन डिटरमिन द मल्टीप्लिसिटी, एंड वी saw that there were different types of multiplicities कि जी 1 to 1 भी हो सकती है मल्टीप्लिसिटी, 1 to many भी हो सकती है, और many to many भी हो सकती है. तो ये सारी चीज़ें हमने बड़ी डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी. आई होप कि यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, और आपको जो है एक फीलिंग हो रही होगी कि हम किस तरह एक रियल वर्ल्ड सिस्टम जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हो सकता है उसको डेटाबेस डिज़ाइन उसके लिए कर सकते हैं, और किस तरह एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को जो है उस की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी पहले बेसिक्स हैं सीखने वाली, जो कि हम जिसके ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं कि हम, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वी आर वर्किंग ऑन द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द ईआर मॉडल के जी किस तरह दो एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाता है, उनके दरमियान रिलेशनशिप को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है. फिर हमने देखा कि
कैसे उसमें प्राइमरी कीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है, एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कोई डिराइव्ड एट्रीब्यूट है, कोई सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है। तो मतलब हम अभी जो मुख्तलिफ ईआर मॉडल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि जिसमें हमने एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स और फिर उनकी फर्दर सब टाइप्स जो हमने देखी थी, उन सब को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जब हम सारे कॉन्सेप्ट्स हम जो है वो सीख लेंगे तो देन वी विल अप्लाई ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स ऑन बेसिकली ड्रीम होम case study, and then the ER diagram that we saw earlier जो इस ड्रीम होम के हवाले से है, जो कि अब हम इंडिविजुअल एंटिटीज़ के दरमियान जब रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं, हम प्राइमरी कीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम कोई मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स हैं एंड सो ऑन, जो रिलेशनशिप हैं वो सब हम जब देख रहे हैं तो फाइनली वो जो ER डायग्राम जो हमने शुरू के लेक्चर्स में देखी थी वो फिर हमें बड़ी क्लियर हो जाएगी कि हाउ बेसिकली दैट ER मॉडल इज़ कंस्ट्रक्टेड। Let's start with the today's lecture, and the today's lecture start with the summary of the multiplicity constraints कि जी whatever constraints we learned in our previous lecture, we can summarize those constraints जो multiplicity के हवाले से हैं, उनको हम summarize कर सकते हैं जी कि क्या हमने अभी तक cover किया, या just looking at this summary I hope कि आप इस चीज़ को दोबारा फिर आपके जहन में ये सारी चीज़ आ जाएगी। If you look at this table तो आपको नज़र आएगा जी कि हम जो मल्टीप्लिसिटी का कॉन्स्ट्रेंट है दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड इन डिफरेंट वेज, लाइक 0.1 मीन्स कि जी देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिसिटी विद 0 और 1 एंटिटी occurrence। 1.1 is also called just 1 means कि जी exactly 1 entity occurrence। 0 many means 0 or many entity occurrences, और इसी तरह 1 many 1 or many entity occurrences। 5.10 as I discussed in my previous lecture, if you know the actual values for the multiplicity, then instead of using 0 or any other asterisk you can use these actual values. So this states that the minimum of the association of an entity occurrence is with 5 and the maximum value is 10. So minimum of 5 up to a maximum of 10 entity occurrence, and this multiplicity could be associated with any entity that is involved in a relationship with some other entity. Likewise we can also represent some specific multiplicity like 0, 3, 6-8. It means either the multiplicity could be 0 कि जी कोई भी एंटिटी उसमें नहीं है, या 3 या 6, 7 और 8। तो मतलब 6-8 मीन्स कि 6 till 8, तो 6 भी उसमें इंक्लूड हो गया, 7 भी हो गया और 8 भी हो गया। तो आई होप कि अगर आप अपना पिछला लेक्चर देखें और इसको देखें तो आई होप कि देन अगेन यू विल बी एबल टू समराइज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि जी आपकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से रिप्रेजेंट की जा सकती है। Let's continue our discussion with the structural constraint, or keep in mind कि we said कि जी there is a main structural constraint which is termed as multiplicity, and multiplicity हमने कैसे define किया था कि जी the number of occurrences or the range of an entity occurrence of an entity type with the associated entity type occurrences जो कि एक relationship के अंदर हैं। तो हम इस चीज़ को हमने क्या define किया था, as a multiplicity किया था। लेकिन multiplicity actually consists of two sub components जिनको हम cardinality और पार्टिसिपेशन कहते हैं। तो नाउ वी विल लुक इनटू द डिटेल्स। अब कीप इन माइंड ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, हम ऑलरेडी इसको बड़ी डिटेल से देख चुके हैं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम उसके सब कंपोनेंट्स को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लिसिटी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिकली बोथ दीज स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स जो कि इसी के सब टाइप्स हैं, कार्डिनैलिटी और
पार्टिसिपेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है, लेकिन कीप इन माइंड जो रिलेशनल डाटा मॉडल में कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशन हमने पढ़ी थी, दैट इज समथिंग डिफरेंट, और ये वाली कार्डिनलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। और इस तरह पार्टिसिपेशन, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वी विल सी के इन अ रिलेशनशिप हाउ एन एंटिटी अकरेंस और एंटिटी कैन पार्टिसिपेट इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, वो पार्टिसिपेट करती भी है या नहीं करती, तो हम इस चीज़ को जो है डिस्कस करेंगे। If we define cardinality, let's start with a formal definition of cardinality in terms of structural constraint। तो वो हम उसको ऐसे define करते हैं, it describes maximum number of possible relationship occurrences for an entity participating in a given relationship type। So cardinality means कि कोई अगर दो एंटिटीज हैं उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, तो एक एंटिटी अकरेंस का जो दूसरी एंटिटी की अकरेंस के साथ जो एसोसिएशन है या जो रिलेशनशिप है, वो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कितनी मैक्सिमम वैल्यूज के साथ जो है वो कर सकता है। मसलन जैसे हमने देखा था जो 1 to 1 है, तो उसमें 1 to 1 के जो भी रिलेशनशिप होगा उसमें जो आपकी कार्डिनलिटी होगी मैक्सिमम कितनी होगी कि एक एंटिटी अकरेंस जो है ऑफ एन एंटिटी टाइप इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट जो है 1 एंटिटी अकरेंस ऑफ द अदर। तो इसी तरह हमने जो 1 to many का रिलेशनशिप जो हमने देखा था, उसमें हम देखते हैं कि जो आपका जो एक एंटिटी अकरेंस है ऑफ एन एंटिटी टाइप दैट इज एसोसिएटेड विद द मेनी एंटिटी टाइप अकरेंसेस ऑफ द अदर एंटिटी टाइप, ठीक है जी। तो उसमें आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मेनी होगी, या मसलन हमने कोई फिक्स कर दिया होता कि वो मैक्सिमम 5 जो है वो एंटिटी अकरेंसेस के साथ जो है वो एसोसिएट करेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाती है। लाइकवाइज इसी तरह मतलब जो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही हो सकती हैं कि जो मैक्सिमम उसकी जैसे 1 हो सकती है, 5 हो सकती है, या कोई अगर आपको अनडिफाइंड है तो आप मेनी का जो है वो टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो कीप इन माइंड द कार्डिनलिटी ऑफ द बाइनरी रिलेशनशिप इज व्हाट वी प्रीवियसली रेफर टू एज, या 1 to 1 हो सकती है, या 1 to many हो सकती है, या many to many हो सकती है। तो मतलब ये उसी तरह है, कोई इसमें एज सच डिफरेंस नहीं है, लेकिन वी हैव टू लुक फॉर द मैक्सिमम वैल्यू के जी मैक्सिमम उसकी जो एसोसिएशन है वो कितनी एंटिटी अकरेंसेस के साथ होगी, तो वो जो मैक्सिमम नंबर होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द कार्डिनलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, या वो जो स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स है कॉन्स्ट्रेंट है हमारा कार्डिनलिटी का, उसको रिप्रेजेंट कर रही होगी। द कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशनशिप अपीयर्स एज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द मल्टीप्लिसिटी रेंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द रिलेशनशिप। तो जो कार्डिनलिटी है हाउ दैट कुड बी आइडेंटिफाइड कि जो हमने वो जो मल्टीप्लिसिटी डिटरमिन की थी, तो दोनों साइड्स पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उस मल्टीप्लिसिटी की दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअली कार्डिनलिटी फॉर दैट मल्टीप्लिसिटी, ठीक है जी। तो आई होप कि कोई हमें कोई इसमें नई चीज़ें नहीं अब सीख रहे, वही जो मल्टीप्लिसिटी हमने डिटरमिन की थी उसमें जो मैक्सिमम वाला पोर्शन है दैट विल बी कंसिडर्ड एज कार्डिनलिटी। पार्टिसिपेशन जो होता है दैट इज बिट डिफरेंट। पार्टिसिपेशन से मुराद ये है जैसा कि नाम है, तो इसको डिफाइन करना चाहें मतलब बगैर अभी डेफिनेशन के हम देखें तो इट मीन्स कि जी बाज़ औक़ात अगर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई एंटिटी अकरेंस उसमें रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर भी रही है, या ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि वो नहीं कर रही, तो मतलब ये जो चीज़ कहलाती है ये पार्टिसिपेशन कहलाती है। लेकिन लेट्स डिफाइन इट फॉर्मली। व्हाट डज इट मीन कि जी डिटरमिन्स वेदर ऑल और ओनली सम एंटिटी अकरेंसेस पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप। तो वो जो मिनिमम किसी भी एंटिटी अकरेंस की पार्टिसिपेशन है उस रिलेशनशिप के अंदर दैट विल बी called or that will be considered as participation. So keep in mind the participation constraint represents whether all entity occurrences are involved in a particular relationship. तो अगर सारी entities के लिए mandatory हो कि they should be basically involved in this relationship, then it is called as mandatory participation. और if there is a possibility कि किसी relationship के अंदर जो है वो सिर्फ
कुछ एंटिटी अक्रेंसेस उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी कर सकती। तो इस किस्म की जो हमारी पार्टिसिपेशन होगी इसको हम ऑप्शनल कहते हैं। तो सो वी हैव टू डिफरेंट जो है वो हमारी पॉसिबिलिटीज हैं। एक हमारी मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है जिसमें किसी भी उस पर एंटिटी टाइप के लिए मैंडेटरी है कि वो उस रिलेशनशिप के अंदर लाजमी एसोसिएट करेगी दूसरी एंटिटी अक्रेंस के साथ। और जब ऑप्शनल होगा तो इट मीन्स कि सारी एंटिटी अक्रेंसेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो एसोसिएटेड एंटिटी के साथ जो उसका रिलेशनशिप है उसमें पार्टिसिपेट करे। तो इन अदर वर्ड्स the participation of the entities in a relationship appears as the minimum value of the multiplicity range, जो कि हम दोनों तरफ, आपको याद है कि मल्टीप्लिसिटी के अंदर हम दो चीज़ें बताते थे कि मिनिमम वो जो क्या है और मैक्सिमम क्या है। तो वो जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट्स द पार्टिसिपेशन और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट्स द कार्डिनलिटी। तो मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट एज सच उस तरह नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट वही है, उसको अब डिफरेंट जो टर्म्स उसके लिए यूज़ की जा रही हैं हम उनको जो है वो देख रहे हैं। अब जो ऑप्शनल हमारी पार्टिसिपेशन है, ऑप्शनल से मुराद ये है कि इट मीन्स कि उस एंटिटी, बाज एंटिटीज़ के लिए पॉसिबल हो सकता है कि वो कोई भी एसोसिएशन उस रिलेशनशिप में नहीं बना रहे। मतलब कि कोई भी एक एंटिटी अकरेंस है वो उस रिलेशनशिप में किसी किस्म की जो है वो एसोसिएशन नहीं है दूसरी एंटिटी अकरेंस के साथ। तो जो पार्टिसिपेशन इस किस्म की होगी इट मीन्स कि ये ऑप्शनल है कि वो एंटिटी अकरेंस जो है वो पार्टिसिपेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो अगर ये ऑप्शनल है मींस कि वो नहीं भी कर सकती, तो व्हाट डज इट मीन कि जो आपकी पार्टिसिपेशन होगी जो ऑप्शनल को रिप्रेजेंट करेगी, इट मींस उसके लिए वैल्यू 0 इस्तेमाल की जाएगी। जबकि जो पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होगी कि मस्ट है कि जी एटलीस्ट एक पार्टिसिपेशन जो है वो मस्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो मिनिमम जो वैल्यू यूज करेंगे दैट विल बी 1 कि जी हर एंटिटी के लिए जरूरी है कि एटलीस्ट उसकी एक एंटिटी अकरेंस की दूसरी साइड की एक एंटिटी अकरेंस के साथ उसकी एसोसिएशन मस्ट हो। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर जो ऑप्शनल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0 का इस्तेमाल करते हैं और जो मैंडेटरी है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम 1 का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको याद हो कि जी आपने स्टाफ और ब्रांच के दरमियान जो रिलेशनशिप था मैनेजर्स का, वो आपने पहले भी जो है इसको हमने बड़ी डिटेल से देखा। तो वी डिटरमिन द मल्टीप्लिसिटी फॉर दिस। तो आपको याद होगा कि हमने कहा था जी स्टाफ जो है 1 मेंबर ऑफ स्टाफ मैनेजेस 1 ब्रांच। ये हमने कहा था जी कि एक स्टाफ मेंबर ही मैक्सिमम एक ब्रांच को मैनेज कर सकता है। तो मैक्सिमम जो हो गया वो आपकी कार्डिनलिटी हुई। तो और देयर वर सर्टन स्टाफ मेंबर्स जो कि मैनेजर नहीं है, तो डेफिनेटली उनका कोई रोल नहीं होगा इस रिलेशनशिप में कि वो ब्रांच को मैनेज तो नहीं कर रहे होंगे। तो इट मींस कि इट इज़ एन ऑप्शनल पार्टिसिपेशन। तो ऑप्शनल पार्टिसिपेशन के लिए हम जो वो यूज़ कर रहे हैं वो 0 यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपकी मल्टीप्लिसिटी में जो पहला जो नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स पार्टिसिपेशन और जो दूसरा नंबर होता है दैट रिप्रेजेंट्स द कार्डिनलिटी। तो 0 रिप्रेजेंट्स के इसकी जो पार्टिसिपेशन है वो ऑप्शनल है। इट मींस कि जी किसी भी स्टाफ मेंबर की एंटिटी अकरेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रांच को मैनेज कर रहा हो। मींस कि वो ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर हो, मसलन जैसे सुपरवाइज़र है या असिस्टेंट है या कोई और जॉब रोल है जो कि मैनेजर नहीं है, तो उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो इस रिलेशनशिप में जो है वो पार्टिसिपेट करे। लेकिन जो हम कार्डिनलिटी हमने देखा कि मैक्सिमम जो ब्रांच का मैनेजर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, वो 1 हो सकते हैं। और इसीलिए हम जो है जो इस रिलेशनशिप में इसकी कार्डिनलिटी है दैट इज 1। और कीप इन माइंड कि जो स्टाफ के हवाले से जो हम मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज प्लेस्ड जो है दैट इज प्लेस्ड अलॉन्ग विद ब्रांच एंटिटी। जो आपकी कार्डिनलिटी प्लस जो पार्टिसिपेशन है दैट इज प्लेस्ड विद द ब्रांच एंटिटी। और इसी तरह जो ब्रांच के हवाले से चीज़ें हैं दैट इज प्लेस्ड विद द स्टाफ एंटिटी। तो अब अगर इसको देखें तो अब आप देख सकते हैं कि कार्डिनलिटी हमने देखी जी कि 1 मेंबर ऑफ स्टाफ मैनेजेस 1 ब्रांच। और जो हम पार्टिसिपेशन की बात करें इसी हवाले से तो हम कहते हैं कि नॉट ऑल स्टाफ मैनेज ब्रांचेस मींस के इट इज़ द ऑप्शनल पार्टिसिपेशन फॉर द स्टाफ।
अब ऑन द अदर हैंड अगर हम देखना चाहें कि जो ब्रांच के हवाले से जो एसोसिएशन है ब्रांच की स्टाफ के साथ, तो उसमें कार्डिनैलिटी और जो पार्टिसिपेशन है उसको अगर हम देखें तो कार्डिनैलिटी हम देखते हैं कि जो एक ब्रांच के लिए कितने मैनेजर्स होते हैं, हमेशा एक मैनेजर होता है। तो हम कहते हैं जी वन ब्रांच इज मैनेज्ड बाय वन मेंबर ऑफ स्टाफ। और ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं जी कि हर ब्रांच के लिए ये मैंडेटरी है कि उसका कोई ना कोई मैनेजर हो। तो ऑल ब्रांचेस आर मैनेज्ड मींस के जी ब्रांच के हवाले से जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है। तो ऑल ब्रांचेस आर मैनेज्ड और मैंडेटरी पार्टिसिपेशन फॉर ब्रांच। तो दिस इज द कार्डिनैलिटी एंड पार्टिसिपेशन। आई होप कि कोई इसमें इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मिनिमम वैल्यू होती है मल्टीप्लिसिटी में दैट इज यूज्ड फॉर पार्टिसिपेशन, और पार्टिसिपेशन दो तरह की हो सकती है, मैंडेटरी या ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल हो मींस के जो उसके अपोजिट एंटिटी अकरेंस है उसके लिए इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना ऑप्शनल है, वो कर भी सकती है और वो नहीं भी कर सकती है। और ऑप्शनल को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो यूज करते हैं। और अगर उसने मैंडेटरी है उसकी पार्टिसिपेशन मींस के उसने मस्ट जो है वो पार्टिसिपेट करना है किसी ना किसी जो है वो एसोसिएटेड एंटिटी अकरेंस के साथ, तो उसके लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं दैट इज 1। तो जो वैल्यूज हैं वो यही यूज हो सकती हैं। लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जी कि 3 ने मस्ट पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, एंड सो ऑन, तो वो फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि वो आप वो कॉन्स्टेंट जो है वो इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइकवाइज जो कार्डिनैलिटी होती है दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू इन द मल्टीप्लिसिटी, वो दोनों तरफ जो है हम देखेंगे। और अगेन जो है वो हम देखते हैं कि वो जो मैक्सिमम एसोसिएशन हो सकती है किसी भी एंटिटी अकरेंस की जो उसकी एसोसिएटेड एंटिटी अकरेंसेस के साथ, वो फिर आपकी जो है वो कार्डिनैलिटी कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन अब ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये मैं बार बार रिपीट करता रहूँगा कि जी यू मस्ट इंश्योर के द कॉन्स्टेंट्स दैट आर present in the real world system that are represented in the ER model। मतलब ये नहीं कि आपने कोई अपनी तरफ से कोई चीज़ एडिशन नहीं करनी, लेकिन ऐसे तमाम constraints जो रियल वर्ल्ड में उस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, you need to include those constraints in your ER model। and इसी तरह we discussed कि it is not necessary that we are not able to basically represent each constraint in ER model। ER model में हम सारे constraints भी बाज़ औक़ात represent नहीं कर सकते, लेकिन still we should try कि जी we should include all possible जिनकी representation possible है उन सबको हम जो है वो include करें। अब हमने ER मॉडलिंग ऑलमोस्ट जो है उसके तमाम एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, लेकिन अब हम देखते हैं कि देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स व्हेन वी आर कंस्ट्रक्टिंग एन ER मॉडल। कि जी जब हम एक ER मॉडल क्रिएट कर रहे हैं तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स within those ER models and we must ensure that कि जी हमारे ER मॉडल के अंदर किसी किस्म के कोई इश्यूज नहीं है। और ER मॉडल अगर जैसे मैं बार बार इस चीज़ को एम्फेसाइज करता आया हूँ पहले भी और करता रहूँगा कि अगर आपका ER मॉडल ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड सिस्टम नहीं है तो इट मीन्स फिर उसके ऊपर जो आगे चीज़ें डेवलप होंगी जैसे लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है या फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, तो फिर वो मामलात आपके गड़बड़ हो जाएंगे। तो इसलिए इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग डेटाबेस डिज़ाइनर कि यू मस्ट इंश्योर के योर ER मॉडल इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एंटरप्राइज डाटा, और जो उसके अंदर रेलेवेंट कॉन्स्ट्रेंट्स हैं दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड इन दैट ER मॉडल। तो व्हेनेवर we are creating an ER model, there might be some problems and these problems are called or known as connection traps। Whenever basically you identify or you represent certain relationships among entities, तो उन relationships के अंदर किसी किस्म की जब मिसइंटरप्रिटेशन होती है या उनके मीनिंग्स क्लियर नहीं होते, और अगर वो मीनिंग्स क्लियर ना हो तो बाज़ औक़ात हम फिर बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते ड्यू टू दैट मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिलेशनशिप। एंड वी मस्ट इंश्योर कि देयर इज़ नो सच सिचुएशन विद इन आवर
ER मॉडल। तो वी शुड इंश्योर कि जी हमारा जो ER मॉडल है दैट इज बेसिकली देयर doesn't exist any kind of connection traps. And if we talk about the connection traps, there are basically two major types of connection traps. One is called feint traps and the other is called chasm traps. So we will concentrate on both these types of traps and we will identify these traps within our ER model if they exist, and we will try to remove these traps. So our discussion in the remaining section will be basically upon these both kinds of traps. अब जो कनेक्शन ट्रैप्स हैं, कीप इन माइंड कि जी पहली बात है मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि it is our responsibility that we identify the connection traps and when we have created a certain ER model, so all the relationships that are basically represented in that ER model, they are fully understood and clearly defined. कि मतलब वो कोई ऐसे नहीं है कि उनके अंदर कोई ambiguities जो है वो exist नहीं करनी चाहिए, because if there exists any kind of ambiguity between the relationship या वो जो रिलेशनशिप है जो उन एंटिटीज के दरमियान है, तो देन देयर विल बी प्रॉब्लम्स, बिकॉज योर logical database design and then the physical database design will be basically based upon this ER model. तो ER model में अगर problems हैं तो that problems will propagate और वही आगे जो है वो जाएंगे अगली आपके कंपोनेंट्स में भी, जैसे आपका लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है या फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। एंड अल्टीमेटली जो आपका सारा मॉडल है, वेदर इट्स अ रिलेशनल मॉडल या कोई और मॉडल है, तो जो आपका सारा डाटा है दैट विल बी बेस्ड अपॉन दिस मॉडल। तो इस हवाले से इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू शुड रिमूव एनी काइंड ऑफ कनेक्शन ट्रैप्स इफ देयर एग्जिस्ट एनी काइंड ऑफ ट्रैप्स। अब पहली बात है कि इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू मस्ट बी एबल टू क्लियरली understand or represent the relationships or whatever ER model we have created, all the relationships that exist in that ER model और उसके अंदर जो जो entities involved हैं, it is representing the real world। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसी कोई situation create कर रहे हैं, हमने मॉडल कुछ इस तरह से वो जो ड्रॉ कर दिया है या ऐसे क्रिएट कर दिया है कि वो अब ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं है। या मसलन जो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं जो रियल लाइफ में जिनको हम मतलब पूछ सकते हैं, तो वो अगर ER मॉडल हमें उन क्वेश्चंस के, उन क्यूरीज के आंसर नहीं कर रहा, तो इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट ER model, and these problems are called connection traps। हम पहले ट्रैप के साथ स्टार्ट करते हैं। फेंट ट्रैप जो है, लेट्स डिफाइन इट कि जी फेंट ट्रैप होता क्या है। पहले हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशन जो मतलब टेक्स्ट बुक्स में है हम उसको देख लेते हैं, लेकिन फिर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं विद सर्टन एग्जांपल्स कि जी एक फेंट ट्रैप जो होता है वो क्या होता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और फिर उससे इश्यूज किस किस्म के आ सकते हैं। वी ट्राई टू फिगर आउट उसकी अलामात के ऊपर बात कर सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन होगी जब वो फेंट ट्रैप होगा, अगर वो होगा तो फिर उससे इश्यूज क्या आएंगे, और फिर हम देखेंगे कि उसको रिमूव करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फेंट ट्रैप्स। सो वेयर अ मॉडल रिप्रेजेंट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी टाइप्स, ठीक है, कि मॉडल में आप रिलेशनशिप तो दिखा रहे हो एंटिटी टाइप्स के दरमियान, बट पाथवे बिटवीन द सर्टेन एंटिटी अकरेंसेस इज एम्बिगुअस, कि जी आपकी जो वो रिलेशनशिप है वो है तो सही, आपने मॉडल में तो दिखा दिया जी कि ये एंटिटीज है उनके दरमियान ये रिलेशनशिप है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सर्टेन एंटिटी अकरेंसेस, so there is no clear path between those entity occurrence। तो if we want to query कि जी इस entity occurrence जो एक entity के अंदर है इसका उसके साथ क्या एसोसिएशन है या उससे रेलेवेंट कोई भी जो क्यूरी है
तो वो फिर हमारा जो मॉडल होगा दैट विल नॉट बी एबल टू आंसर सच क्यूरीज। तो इस किस्म की जब भी सिचुएशन आएगी तो इट मीन्स कि इफ वी आर नॉट एबल टू if our model is not able to answer all the queries that could be presented in the real world, so it means that that model is not the true representation of the real world data. So we need to reconstruct that model, and we will look at the techniques. लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे जो है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता तो चल गया जी कि फैन ट्रैप की डेफिनेशन क्या है, कि एक फैन ट्रैप ऐसा ट्रैप होता है कि जी जहां एंटिटीज के दरमियान में रिलेशनशिप एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन जो एंटिटी अक्रेंसेस हैं उनके आपस में कोई वो जो पाथ है वो क्लियर नहीं है कि अगर हम एक एंटिटी अक्रेंस के हवाले से मतलब उसकी एसोसिएशन दूसरे के साथ देखना चाहें तो उसमें हमें कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इसको जो आइडेंटिफाई करने के लिए अलामात जो हैं वो फैन ट्रैप्स की क्या होती हैं, तो फैन ट्रैप की बड़ी ख़ास एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जी अ फैन ट्रैप में एग्जिस्ट वेयर टू आर मोर रिलेशनशिप्स फैन आउट फ्रॉम द सेम एंटिटी एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब मैं अभी आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि फैन जो ट्रैप है उसकी खास बात ये होती है कि जो एक एंटिटी है उसके जो बाकी एसोसिएटेड एंटिटीज के साथ जो रिलेशनशिप है वो 1 to many है दोनों तरफ। अगर मतलब जो भी उसके नेबर में एंटिटीज है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप है तो वो 1 to many है। तो मतलब 1 to many आपको जब भी इस किस्म की सिचुएशन नजर आए, मतलब जरूरी नहीं है लेकिन देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि जी वहां पे फिर वो इस किस्म का सिचुएशन होगी। तो लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। हम इस एग्जांपल को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि जो एग्जाम्पल है इट इज़ बिटवीन 3 डिफरेंट एंटिटी टाइप्स, जिसमें स्टाफ है, डिवीजन एक एंटिटी हमने ऐड कर लिया है और एक ब्रांच की एंटिटी ऑलरेडी जो हमने डिस्कस की थी। तो अब आप देखें कि सपोज वी क्रिएट अ मॉडल, और अब इसमें जो स्टाफ है आई होप कि यू आर स्टिल क्लियर कि जी इसमें स्टाफ में हम स्टाफ से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। स्टाफ का जो रिप्रेजेंट करने के लिए स्टाफ एंटिटी यूज हो रही है। ब्रांच जो है दैट कैप्चर्स ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द ब्रांचेस। और जो डिवीजन है, डिवीजन इज बेसिकली एक सर्टन ब्रांचेस को जो है दैट इज अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सर्टन डिवीजन। तो हम कह देते हैं जी हम जो है ड्रीम होम को लॉजिकली उसको डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल डिवीजन्स में, और हर डिवीजन के अंडर सर्टन ब्रांचेस हैं। तो मतलब दीज आर द 3 एंटिटीज इन्वॉल्व्ड एंड वी लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। कि जी हम देखते हैं कि एक स्टाफ जो है डेफिनेटली वो एक ब्रांच पे काम करता है। तो अगर सपोज हमने इस तरह अपना ये मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिया और वी से कि जी डिवीजन हैज स्टाफ, तो अब देखें कि इनके दरमियान हम मल्टीप्लिसिटी ज़रा निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक डिवीजन के अंदर जब बहुत सारी ब्रांचेस होंगी तो इट मींस कि देयर कुड बी मेनी स्टाफ मेंबर्स, और मिनिमम जो है हम ये मस्ट है जी कि कोई भी अगर ब्रांच है तो हम कहते हैं जी कि पार्टिसिपेशन जो है वो होनी चाहिए, मिनिमम भी जो है वो 1 होनी चाहिए। और इसी तरह हम कहते हैं कि जो आपकी जो हर स्टाफ जो है दैट बिलोंग्स टू मैक्सिमम जो है वो 1 डिवीजन, और मिनिमम भी उसकी पार्टिसिपेशन जो है दैट इज अगेन मैंडेटरी कि जी हर स्टाफ दैट शुड बिलोंग टू अ ब्रांच, और डेफिनेटली दैट ब्रांच विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ अ सर्टन डिवीजन। लाइकवाइज हम डिवीजन और ब्रांच के दरमियान रिलेशनशिप को जो है वो हम देखते हैं। तो इट मीन्स कि डिवीजन ऑपरेट्स, अब डिवीजन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर, पहली बात है कि एक डिवीजन के अंदर डिवीजन तभी होगी जब कोई ना कोई ब्रांच उसके अंडर होगी। तो इट मींस अगेन इसकी पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है, और जो मैक्सिमम हो सकती हैं ब्रांचेस ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो इसलिए 1 to many की मल्टीप्लिसिटी है। लेकिन ब्रांच के वाले से ब्रांच इज ऑपरेटेड बाय कितनी डिवीजन्स, पहली बात है जी ब्रांच के लिए भी ज़रूरी है कि दैट शुड बी अंडर सम डिवीजन, तो इसकी भी जो पार्टिसिपेशन है दैट इज मैंडेटरी। और एट मोस्ट भी जो कितनी डिवीजन्स के अंडर आ सकती है कोई भी ये ब्रांच, उस दैट इज एसोसिएटेड बाय एट मोस्ट 1 डिवीजन। तो ये हमारी जो है वो सिचुएशन है, ये हमने इस तरह मॉडल जो है वो अपना रिप्रेजेंट कर लिया सपोज। लेकिन अब हम मतलब देखेंगे, और अगेन अब देखें आपके हमने फैन ट्रैप की जो अभी हम उसकी अलामात
तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि फैन ट्रैप किन सिचुएशंस में होता है। तो यहाँ आपको बड़ा क्लियर हो रहा है कि जो डिवीजन एंटिटी है जो हमारी, उसका दोनों जो अपनी नेबर एंटिटीज के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज 1 to many। तो जब भी इस किस्म की सिचुएशन हो यू शुड बी वेरी केयरफुल, आपके जो है वो थोड़ा सा आपको गौर करना होगा। और जब भी इस किस्म की सिचुएशन कोई आपको नजर आ रही हो तो यू हैव टू वेरीफाई कि कहीं हम फैन ट्रैप का शिकार तो नहीं हो रहे। तो अब हमने मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक तो देख ली कि एक फैन ट्रैप को हम कैसे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस्म की सिचुएशन में वो फैन ट्रैप होगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि फैन ट्रैप का जो है वो नुकसान क्या होगा, अगर फैन ट्रैप है तो हमें क्या इश्यूज आ सकते हैं फैन ट्रैप की मदद से। अच्छा, अब अगर ER मॉडल हमारा इस तरह हुआ तो अब हमें जो है, अब एक चीज़ आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि जब भी हम दो एंटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हैं तो इट मीन्स हमने कोई ना कोई वो जो रिलेशनशिप है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ फॉरेन की, तो हमें या एक की फॉरेन प्राइमरी की एज अ फॉरेन की उसमें शामिल करने की या दूसरे की करनी पड़ेगी, मतलब किसी ना किसी एक में हमें वो करनी पड़ेगी। हम बाद में आगे जाके बात करेंगे कि बाज़ औक़ात जब रिलेशनशिप्स होते हैं अगर 1 to 1 है तो फिर वो किस तरह रिप्रेजेंट होता है, उसमें किधर होगा, या 1 to many है तो उस सूरत में फॉरेन की किस तरफ आएगी एंड सो ऑन। तो मतलब ये बाद में हम बात करेंगे, लेकिन कीप इन माइंड कि जब भी कोई रिलेशनशिप कोई दो एंटिटीज़ के दरमियान है तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ फॉरेन की। अच्छा, अब मसला ये है कि सपोज वी आर आस्क्ड कि जी जो है कौन सा स्टाफ जो है मेंबर जो है वो किस ब्रांच पे काम करता है। सपोज यू आर आस्क्ड कि एट विच ब्रांच ऑफिस डज स्टाफ नंबर SG37 वर्क। तो अगर हमारा ER मॉडल यही है तो वी कैन बेसिकली यूज द सिमेंटिक नेट टू बेसिकली एक्सप्लेन दिस एग्जांपल। तो हम क्या करते हैं, हम स्टाफ, डिवीजन और ब्रांच की एंटिटीज जो वो जो मॉडल था उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिमेंटिक नेट। तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल। आपकी अटेंशन मुझे चाहिए इस पे क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतना ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इफ़ यू फॉलो द लेक्चर आई होप कि आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि स्टाफ एंटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया स्टाफ नंबर के साथ जो कि उसकी प्राइमरी की है, और उसकी डिफरेंट एंटिटी अकरेंसेस हमने शामिल कर ली, जैसे SG37 है, SA9 है, SL21 है। इसी तरह जो डिवीजन्स हैं हमने उनको D1 D2 कह दिया जो कि डिवीजन नंबर होगा उसकी प्राइमरी की, और इसी तरह ब्रांच एंटिटीज़ को हमने ब्रांच नंबर से रिप्रेजेंट कर दिया B003, B007 और B005। तो लेट्स से कि जो स्टाफ मेंबर SG37 है वो जिस ब्रांच में काम करता है दैट कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ डिवीजन 1 D1 के अंदर आता है। तो हमारा देखें कि उसके साथ रिलेशनशिप है, लेकिन आगे से जो है अब जो हमारे जा रहे हैं वो अब हमें क्लियर नहीं है कि वो ब्रांच B003 में है या ब्रांच B007 में। लाइकवाइज SA9 जो स्टाफ मेंबर है वो अगेन डिवीजन जिस ब्रांच में काम करता है वो डिवीजन 1 के अंडर आती है, और डिवीजन 1 जो है वो दो ब्रांचेस को मैनेज कर रही है दैट इज B003 और B007। इसी तरह जो SL21 है दैट कम्स अंडर अ ब्रांच दैट इज ऑपरेटेड बाय डिवीजन 2। तो अब फर्ज करें अगर हम SG37 के बारे में पूछें कि SG37 किस ब्रांच पे काम करता है, और हमारा अगर ER मॉडल यही है और उसका सिमेंटिक नेट अगर ये बनेगा, तो हमें अब क्लियर नहीं है कि हमारा जो SG37 जो स्टाफ नंबर है वो किस ब्रांच पे काम करता है। उसकी वजह यह है कि हमें डिवीजन तक तो क्लियर हो रहा है कि वो डिवीजन 1 के अंडर आता है, लेकिन अब उसके आगे डिवीजन 1 इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर both the branches B003 या B007। सो वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि जी ये सिमेंटिक मॉडल जो है हमें अभी क्लियर जो है वो पिक्चर नहीं दे रहा कि SG37 जो है वो किस ब्रांच के ऊपर काम करता है। एंड दिस इज अ नॉर्मल क्यूरी दैट कुड बी आस्क्ड कि जी ये वाला जो स्टाफ मेंबर है ये किस जो है ब्रांच नंबर में काम कर रहा है। तो मतलब ये तो हमें इससे मिलना चाहिए रिजल्ट, लेकिन हम देखते हैं कि अगर हमारा मॉडल जो है उसके अंदर फैन ट्रैप एग्जिस्ट करेगा तो फिर हमारे इस किस्म की जो क्यूरीज जो है वो फिर आएंगी और उनका आंसर जो है वो ये ER मॉडल
जो है वो नहीं दे सकेगा। और अब हमने देख लिया कि जैसे हमने फैन ट्रैप को डिफाइन किया था, फैन ट्रैप में हमने यही कहा था कि फैन ट्रैप एग्जिस्ट कि जी व्हेन देयर एग्जिस्ट आर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, लेकिन द पाथवे बिटवीन सर्टन एंटिटी अकरेंसेस इज एम्बिगुअस। तो हम देख सकते हैं कि हमें SG37 और SA9 के बारे में अगर पूछा जाए कि वो किस ब्रांच नंबर में काम करते हैं, तो वी आर अनएबल टू आंसर दैट क्यूरी by looking at this semantic model. So it means that there exists a fan trap. So now we will go for कि जी how to remove this fan trap, कि जी कैसे हम क्या strategy apply करें और हम कैसे जो है इस fan trap को remove कर सकते हैं अपने ER model के अंदर से। So the technique that is used to resolve fan trap is कि we construct the original ER model and we basically it means कि we have misunderstood the relationship। तो हमने कोई relationship को truly represent नहीं किया, तो we need to change the positions or we need to reconstruct the basically ER model and हमने जो एंटिटीज के दरमियान एसोसिएशन है या जो रिलेशनशिप है उसको कुछ मिस इंटरप्रेट किया है, उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं किया। तो व्हाट वी कैन डू कि हम देखते हैं, हम दोबारा से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं एंड वी कम अप विद अ सॉल्यूशन। और हम कहते हैं जी कि हमने क्या किया, हमने कहा ये जो एसोसिएशन था ये थोड़ा सा गड़बड़ था, तो हमने अब इसको रिकंस्ट्रक्ट किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपने जो ब्रांच की एंटिटी है और जो स्टाफ की एंटिटी है उनकी पोजीशन जो है वो थोड़ी सी आपने मॉडिफाई की है। अब आपकी जो एसोसिएशन है वो ब्रांच और डिवीजन के दरमियान है और फिर ब्रांच और स्टाफ के दरमियान है। तो आप देखते हैं कि आपकी मल्टीप्लिसिटी ऑलमोस्ट वही, मतलब उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन अब आप देखते हैं कि जो डिवीजन और ब्रांच के दरमियान जो रिलेशनशिप है वही सेम है कि एक डिवीजन कैन ऑपरेट at least one branch or at most many branches, और इसी तरह एक branch could be operated by minimum one divisions या maximum one division। और इसी तरह जो ब्रांच और स्टाफ का रिलेशनशिप है, मतलब मल्टीप्लिसिटी पे एज सच फर्क कोई नहीं पड़ रहा, मल्टीप्लिसिटी वही है। मल्टीप्लिसिटी हमने गलत नहीं आइडेंटिफाई की थी, वो ठीक थी, लेकिन जो हमारी एसोसिएशन थी, रिलेशनशिप था, वो कोई प्रॉपर नहीं था, वो मिसअंडरस्टूड था। तो अब हमने उसको ठीक किया। तो देखें ब्रांच और स्टाफ के लिए अगेन हम उसको देखें तो ब्रांच हैज़ एटलीस्ट वन स्टाफ मेंबर और मैक्सिमम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और स्टाफ के लिए देखें तो स्टाफ मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांच, और जो मैक्सिमम एसोसिएशन है वो किसी भी ब्रांच के साथ एट अ टाइम जो है वो कितने के साथ हो सकता है, वो एक हो सकता है। तो मतलब ये अब वही है। लेकिन अब आप देखें कि जो फैन ट्रैप की एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि जो हमारी एक एंटिटी जिसका मल्टीपल जो उसके नेबर्स हैं उसके साथ वन टू मेनी का रिलेशनशिप बन रहा था, तो अब जो है ये सिचुएशन रिमूव हो गई है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने से। तो हमने देखा कि अब एक तरफ उसका वन टू मेनी रिलेशन है और एक तरफ जो है वो दूसरा है, मतलब वो डिफरेंट है उस डायरेक्शन से। तो अब हमने फैन ट्रैप रिमूव कर लिया है। तो वी रिकंस्ट्रक्टेड द मॉडल टू रिजॉल्व द फैन ट्रैप, बट टू वेरीफाई दिस कि जी आया कि ये काम अभी भी स्टिल हुआ है या नहीं हुआ, व्हाट वी कैन डू, वी कैन अगेन जो है वी कैन ड्रॉ अ सिमेंटिक मॉडल या सिमेंटिक नेट, और इसी ईयर मॉडल की जो ये इस रिप्रेजेंटेशन है इसको हम सिमेंटिक नेट के थ्रू जो है वो हम दोबारा मॉडल करते हैं और फिर हम देखते हैं कि जो हमने पहले क्यूरी की थी उसका हमें आंसर मिला या नहीं मिला। तो अगेन हमने इसका मॉडल ड्रा किया। तो अब आप देखें कि डिवीजन जो है हम लेफ्ट पे ले आए हैं। ये पहली एंटिटी थी D1 और D2 और इसका मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ जो है वो आपका ताल्लुक है, जो जिनको ये मैनेज कर रही है ये डिवीजन्स, और फिर हर ब्रांच का एसोसिएशन है किसी भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ। तो व्हेन यू आंसर द सेम क्वेश्चन अगेन, तो अब आप देख सकते हैं कि SG37 का बड़ा क्लियर है कि वो ब्रांच नंबर B003 पे काम करता है। एंड इफ़ यू वांट टू नो कि जी
कौन सी जो ब्रांच है इज ऑपरेटेड बाय विच डिवीजन, तो यू आर इजीली एबल टू आंसर दिस क्यूरी एज वेल कि जी आप देख सकते हो कि B003 इज ऑपरेटेड बाय D1 डिवीजन, B007 इज D1 और B005 जो है वो D2 को। इसी तरह SA9 का हमें बड़ा क्लियर है कि इट वर्क्स ऑन द ब्रांच B007 और जो ब्रांच B007 इज ऑपरेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ D1। तो मतलब हमें हर किस्म की जो क्यूरीज हैं वी आर इजीली एबल। इसी तरह हम देखना चाहें एक डिवीजन जो है वो कितनी ब्रांचेस को जो है वो ऑपरेट कर रही है, तो हम इजीली उसको भी आंसर कर सकते हैं कि एक डिवीजन जो है D1 वो B003 और B007 को रिप्रेजेंट कर रही है, D2 जो है वो B005 को कर रही है, एंड लाइकवाइज जितनी भी पॉसिबल क्यूरीज हो सकती हैं वी कुड ईजीली रिप्रेजेंट दोज क्यूरीज और उनको हम आंसर जो है इस ER मॉडल की मदद से उनका तमाम जो है क्वेश्चंस के या क्यूरीज के आंसर जो है वो हम कर सकते हैं। आई होप कि आपको फेन ट्रैप जो है वो क्लियर हो गया होगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रैप। जो दूसरे हमारे ट्रैप्स हैं वो चिज़्म ट्रैप है। सो अगेन चिज़्म ट्रैप को हम क्या करते हैं, पहले फॉर्मली उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, तो फिर बाद में मैं उनको बिल्कुल सादा अल्फाज में और फिर एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ ड्रीम होम केस स्टडी। लेकिन अगेन अब देखें, मैं बार बार इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुका हूं कि आपको ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे ये हम सीख रहे हैं जो मतलब मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं दैट आर रेलिवेंट विद ER मॉडलिंग एंड वी आर डिस्कसिंग इट विद अ स्पेसिफिक एग्जांपल बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक एग्जांपल के ड्रीम होम हम का सिनेरियो ले रहे हैं। तो मतलब आप जब बीइंग अ डेटाबेस डिजाइनर इस फील्ड में काम कर रहे होंगे तो यू कैन कम अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स, लेकिन अगेन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिमेन्स द सेम कि जी आपने देखना है कि आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है जहां पे फैन ट्रैप आ रहा है या चिज़्म ट्रैप आ रहा है। तो इफ यू बेसिकली स्टिक विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ड्रीम होम के केस स्टडी पे काम कर रहे हैं या किसी और डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी किस्म के डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, आप अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू विल बी इजीली एबल टू आइडेंटिफाई और अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स टू दैट पर्टिकुलर केस स्टडी। तो मतलब इसमें अगेन इस चीज़ को आपने इस पर्सपेक्टिव से देखना है, मतलब ये नहीं कि आप जस्ट इसको देख लें कि ये ड्रीम होम में किस तरह अप्लाई हो रहे हैं। आपने इनको कॉन्सेप्ट्स को सीखना है और इन कॉन्सेप्ट्स को कहीं पे भी आपको फिर किसी भी सिस्टम के साथ आप काम कर रहे हैं तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द चिज़्म ट्रैप। इट सेज वेयर अ मॉडल सजेस्ट that existence of a relationship between entity types, again कि इट इज अगेन बिटवीन, क्योंकि इनको कनेक्शन ट्रैप कह रहे हैं ना, तो कनेक्शन ट्रैप से मुराद ही यही है कि जो दो एंटिटीज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी है, कोई प्रॉब्लम है जो कि हम सही उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, हम खुद या उसको समझ नहीं पाए या हमने कोई गलत एसोसिएशन जो कि ट्रू में नहीं है रियल वर्ल्ड में, तो उस सूरत में ये ट्रैप्स जो हैं वो आते हैं। तो अब जो इसकी कंडीशन है वो ये है कि बट द पाथवे डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन सर्टन एंटिटी अकरेंस। उसमें ये था फैन ट्रैप के अंदर कि जी आपका जो पाथवे है फॉर सर्टन एंटिटी अकरेंसेस इज एम्बिगुअस, क्लियर नहीं है। इसमें यह है कि आपने एसोसिएशन तो डिफाइन कर दिया लेकिन पाथवे एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इट मींस इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि जी इस एंटिटी अकरेंस का दूसरे एंटिटी अकरेंस के साथ क्या एसोसिएशन है, तो जब पाथ ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट एसोसिएशन। और जब वो एसोसिएशन आप मतलब आपका ER मॉडल नहीं दे सकता तो इट मींस देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस और क्यूरीज दैट विल नॉट बी आंसर्ड बाय दैट पर्टिकुलर ER मॉडल। अब जिस तरह हमने फैन ट्रैप की एक कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि कब या किन सिचुएशन के अंदर फैन ट्रैप जो हुआ है वो हमें नजर आता है या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक थी, कि हमने कहा था जी फैन ट्रैप में जो उसके एसोसिएटेड एंटिटीज होती हैं दोनों तरफ जो है ना वो फैन आउट कर रहा होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप को। तो जब उस किस्म की सिचुएशन हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका फैन ट्रैप है। इसी तरह चिज़्म ट्रैप के लिए भी एक कंडीशन है कि चिज़्म ट्रैप कब आपको नजर आता है, चिज़्म ट्रैप में अकर वेयर देयर आर वन और मोर रिलेशनशिप with minimum multiplicity of 0, कि जी जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो 0 है दोनों तरफ, ठीक है, या वो आपकी जो ज्यादा रिलेशनशिप्स हैं उनमें 0 है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द पाथवे बिटवीन द रिलेटेड
एंटिटीज मींस के जी ऑप्शनल पार्टिसिपेशन है, तो फिर आपको इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा एंड यू हैव टू वेरीफाई कि कहीं आपका ये चिasm ट्रैप तो नहीं है। तो लेट्स लुक एट द एग्जांपल। तो आप अगर देखें तो हमारा जो 3 एंटिटीज़ हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, जो मुख्तलिफ रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो आपस में एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, लाइक ब्रांच और स्टाफ के दरमियान एक सर्टन रिलेशनशिप है। जैसे हम कहते हैं जी कि ब्रांच कैन हैव वन, ब्रांच के लिए ज़रूरी है कि इट कुड हैव पार्टिसिपेशन मस्ट है। स्टाफ की जो है कि 1 स्टाफ मेंबर होना चाहिए या मिनी होने चाहिए। इसी तरह एक स्टाफ बिलोंग्स टू 1 और एग्जैक्टली 1 ब्रांच, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि स्टाफ और जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में कि जी एक जो स्टाफ मेंबर है इट कैन ओवरसी मेनी जो है प्रॉपर्टीज फॉर रेंट, बट इट इज एट द सेम टाइम इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी स्टाफ मेंबर कि ही इज ओवरसीइंग सर्टन प्रॉपर्टीज। तो मतलब वो 0 to many की है। और रिवर्स में देखें तो हम देखते हैं कि जी एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट इज पॉसिबल है कि अभी किसी भी स्टाफ मेंबर को एलोकेट नहीं हुई, तो अगेन इसकी पार्टिसिपेशन जो है वो ऑप्शनल हो सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट है दैट कुड बी एट मोस्ट हैंडल्ड बाय 1 स्टाफ मेंबर। तो देयर इज अ सिचुएशन। अब इसमें आप देखें कि जो आपकी स्टाफ और जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शनल जो है ना वो उसके अंदर दोनों तरफ हमें नज़र आ रहा है कि जी पार्टिसिपेशन है, कि दोनों की जो पार्टिसिपेशन है वो 0-0 है, मींस के ऑप्शनल है, कि ज़रूरी नहीं है कि हर स्टाफ मेंबर कोई प्रॉपर्टीज मैनेज कर रहा हो, ओवरसी कर रहा हो, या हर प्रॉपर्टी के लिए ज़रूरी नहीं है कि दैट इज़ ओवरसीन बाय अ स्टाफ मेंबर। तो मतलब इस किस्म की सिचुएशन जब भी होगी देन यू शुड बी वेरी केयरफुल कि देयर माइट एग्जिस्ट अ चिasm ट्रैप। तो आपने फ़ौरन उसको जो है आपको क्लिक करना चाहिए कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, लेट्स सी विद दिस ER मॉडल हम क्या करते हैं, हम इसको सेमेंटिक नेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं एंड देयर इज़ अ वेरी कॉमन क्यूरी कि वी कुड बी आस्क्ड कि जी आपकी जो है कौन सी ब्रांच के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो अवेलेबल हैं, या हम कह सकते हैं जी हर ब्रांच के ऊपर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। तो फिर इस सूरत में क्या हमें ये वाला जो हमारा ER मॉडल है दैट विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट आर बेसिकली बीइंग आस्क्ड इन दिस थ्रू दिस ER मॉडल, क्या हमें वो सारी क्यूरीज के आंसर मिलेंगे? तो हम उसको डिफाइन करने के लिए, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं सेमेंटिक नेट की मदद से। तो देखें तो ब्रांच की हमने 3 अक्रेंसेस डिफाइन की, B003, B007, B005 एंड वी showed the association of this branch entity type with the staff, और उसको हैज़ रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट किया हमने। और हम देखते हैं कि जो SG37 है दैट वर्क्स ऑन ब्रांच B003, SA9 वर्क्स ऑन B007, SL21 इज एसोसिएटेड विद ब्रांच B005 थ्रू रिस्पेक्टिव रिलेशनशिप्स R1, R2, R3. Likewise we said कि जी SG37 basically has an overseas relationship with property PG36, means कि जी SG37 is managing or overseeing the property PG36. SA9 जो है that is a staff member that is not basically overseeing any kind of property, and likewise we see कि जी PA14 property जो है that is not managed by any staff member, जो कि हमें उधर नज़र भी आया था। पार्टिसिपेशन इन दोनों की जो है स्टाफ की और प्रॉपर्टी फॉर रेंट की हमने देखा था कि ऑप्शनल है, पार्टिसिपेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते इनके सर्टन एंटिटी अक्रेंसेस। और जो थर्ड है हमारे पास उसमें SL21 है हमारे पास, एंड वी सी के जी इट इज़ ओवरसीइंग द प्रॉपर्टी PL94। अब सपोज वी आर आस्क्ड के जी PA14 जो प्रॉपर्टी है इट इज़ अवेलेबल अपॉन विच ब्रांच। तो अब इस मॉडल की मदद से देयर डोंट basically there doesn't exist any kind of path between PA14 और ब्रांच के दरमियान, because
जो आपकी प्रॉपर्टी है PA14 दैट हैजंट बीन असाइंड टू एनी स्टाफ मेंबर, और जब किसी स्टाफ मेंबर के साथ उसकी एसोसिएशन नहीं है तो इट मींस कि वी कांट आइडेंटिफाई द एसोसिएशन ऑफ दैट स्टाफ मेंबर विद एनी ब्रांच। तो इट मींस कि वी आर आस्क्ड कि जी PA14 जो है वो किस ब्रांच नंबर के ऊपर अवेलेबल है, तो वी वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्यूरी थ्रू दिस ER मॉडल। तो वी are basically we are a victim of chiasm trap, so we should be very careful। और हमें अब जो है हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया कि देयर एग्जिस्ट अ chiasm trap, लेकिन अब हम देखेंगे एक chiasm trap को जो है उसको बेसिकली रिमूव करने का या उसको डिस्कार्ड करने का तरीका क्या है। जिस तरह हमने फैन ट्रैप को देखा था कि वी नीड टू रिकंस्ट्रक्ट द ER मॉडल, लेकिन इसमें हम देखेंगे कि वी हैव लेफ्ट आउट सम एसोसिएशन या एक रिलेशनशिप जो उन दो एंटिटीज़ के दरमियान हमें मस्ट मेंशन करना चाहिए था, वो हमने मेंशन नहीं किया। एंड बाय बेसिकली डिफाइनिंग दैट रिलेशनशिप, उस एसोसिएशन को डिफाइन करने से वी वुड बी एबल टू जो है आंसर ऑल द क्यूरीज दैट कुड बी आस्क्ड। तो अगर हम देखें तो वी जो इसका मतलब हमारा इशू होता है कि वी आर मिसिंग सर्टन रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, बट वी हैवंट इंक्लूडेड दैट रिलेशनशिप इन आवर ER मॉडल। तो व्हाट वी कैन डू, we can basically add a relationship, and we added a relationship between the branch entity and property for rent entity, and we मतलब we named it offers। we said कि जी each branch basically offers certain property for rent, let's determine the multiplicity for this relationship। तो हम देखते हैं जी कि एक ब्रांच के ऊपर अब डेफिनेटली एक ब्रांच जब एग्जिस्ट कर रही है तो एटलीस्ट हम कहते हैं जी कि डेफिनेटली अब ब्रांच है तो इट मींस उनके पास कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट होनी चाहिए जो उन्होंने रेंट पे देनी है। तो वी से कि इसकी मैंडेटरी है ये चीज़, तो इसलिए हमने उसकी मल्टीप्लिसिटी जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी की, तो वो हमने 1 कर दिया। एंड देयर विल बी ऑलवेज मतलब लाइक दिस के जी वहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट हो सकती हैं जो उस ब्रांच में उनके पास हैं और वो उसको रेंट पे देना चाह रहे हैं। तो देयरफॉर हम देखते हैं कि जो मल्टीप्लिसिटी इस तरह है वो 1 to 1 many है, 1 to many है। लेकिन अब एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉर रेंट के हवाले से बात करते हैं। मसलन एक प्रॉपर्टी है जो किसी स्पेसिफिक एक जो एरिया में है, दैट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेटली दैट स्पेसिफिक ब्रांच। और पहली बात है कि जब वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट हमारे पास है तो इट मींस कि जी वो हमारे पास रजिस्टर हुई है ना किसी ब्रांच पे, तो उसकी पार्टिसिपेशन पहली बात है उसकी मैंडेटरी है, तभी हमने उसका इंफॉर्मेशन जो है अपने पास रखी हुई है। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी फॉर रेंट जो रेंट पे नहीं जानी तो उसकी इंफॉर्मेशन तो कभी भी हमारे पास होगी नहीं। तो जब प्रॉपर्टी फॉर रेंट एग्जिस्ट कर रही है तो इट मींस के इसकी मैंडेटरी है पार्टिसिपेशन विद एन ब्रांच, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी न किसी ब्रांच पे हमें जो है हमने रजिस्टर उसको किया होगा। तो जो इसकी पार्टिसिपेशन है दैट इज मैंडेटरी। लेकिन हम दूसरी जो चीज़ देखते हैं कि जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी फॉर रेंट है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ओनली एट मोस्ट एक ब्रांच के साथ ही उसकी एसोसिएशन होगी। कि ये नहीं है कि आपने उस प्रॉपर्टी फॉर रेंट को ड्रीम होम की एक ब्रांच पे भी कर दिया दूसरी पे भी कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मतलब जिस एरिया में वो आती है और उस ब्रांच जो उस एरिया को हैंडल कर रही है वो उधर ही रजिस्टर होगा। तो ये जो है आपकी मल्टीप्लिसिटी है। अब आप जो है जब आपने ये ऐड किया तो व्हाट यू कैन डू बेसिकली कि यू कैन अगेन वेरीफाई कि जी आया कि हमारा चियास्म ट्रैप का मसला हल होगा इसके करने से या नहीं होगा। तो व्हाट वी कैन डू कि वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द सिमेंटिक नेट दोबारा अब इस ER मॉडल की मदद से। तो कीप इन माइंड कि जो चियास्म ट्रैप होता है that exist due to a missing relationship and you need to basically add that relationship, और आप वो बेसिकली आपने लेफ्ट आउट कर दिया, आपको शायद क्लियर नहीं था। क्योंकि देखें एक चीज़ हमेशा जहन में रखें कि ये जो ER मॉडलिंग है इट इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स बेसिकली इन द सेंस कि जी जो आपका सिस्टम जिसके लिए आप ER मॉडल कर रहे हैं दैट कुड बी वेरी कम्प्लेक्स एंड इट इज़ नॉट बेसिकली ईजी टू अंडरस्टैंड दी रिक्वायरमेंट्स या जो उसके
कंस्ट्रेंट्स हैं, जो उसके रियल वर्ल्ड में आपस में एसोसिएशन है, तो मतलब बाज़ औक़ात आपको शायद उस सिस्टम की सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू माइट लीव सर्टन एसोसिएशंस। तो कोई इसमें खैर घबराने की बात नहीं है, बट इफ़ यू लुक फॉर दीज टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, कनेक्शन ट्रैप्स, तो अगर कोई मिसिंग भी है तो देन यू विल बी एबल टू बेसिकली जो है आप उसको वेरीफाई कर लोगे आप। और फिर जैसे हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे, जो कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन में हमने कहा था कि हम जो ईआर मॉडल बनाएंगे उसको वैलिडेट भी करेंगे कि आया कि हमारे जो ये conceptual model है that is the true representation of the real world data या all data of the enterprise, तो उसको validate भी करेंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब you might leave some entities relationships, या उनमें आप कोई उनको association जो है वो सही proper ना करें, लेकिन when you will try to validate that model, conceptual model, तो फिर आपके मसले हल हो जाएंगे। तो लेट्स डू इट जी, कि हम क्या करते हैं कि हम दोबारा उस चेज़ ट्रैप को अब जो है वेरीफाई करने के लिए कि अब हमने रिलेशनशिप तो ऐड कर दिया, तो आया कि रिलेशनशिप ऐड करने से हमारा मसला हल हो गया या नहीं हो गया। तो अगर हम अब उस ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट करें यूजिंग सिमेंटिक नेट, तो यू कैन सी कि हम देखते हैं जी कि ब्रांच B003, B007 और B005 का रिलेशनशिप स्टाफ के साथ भी है, और ब्रांच का रिलेशनशिप प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ भी है, एंड वी बेसिकली showed both the relationships using semantic net. अब semantic net is a very powerful basically representation, मतलब आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे अपने इश्यूज जो है इसके थ्रू रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हमने कहा था जी कि वाई नॉट, फिर हम ईआर मॉडल क्यों यूज करते हैं, हम इसको क्यों नहीं यूज करते। तो कीप इन माइंड कि जब आप एक सिस्टम के लिए जो है वो यूज मतलब एक कम्प्लेक्स सिस्टम के लिए एक डेटाबेस बना रहे हैं, तो अब उस कम्प्लेक्स सिस्टम को इस सिमेंटिक नेट के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करना अगेन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसको मेंटेन करना, उसको रिप्रेजेंट करना। तो इसीलिए जो आपका सिमेंटिक नेट है दैट इज ऑब्जेक्ट लेवल मॉडल के जी, ये ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बात करता है। लेकिन जो आपका ईआर मॉडल है दैट इज हाई लेवल के जी, उसमें वो बहुत सारी लो लेवल डिटेल्स हैं उसको शामिल नहीं करता। दैट्स वाई बाय यूजिंग अ सिंपल, मतलब एज कंपेयर टू जो है वो सिमेंटिक नेट जो उसकी डायग्राम होगी पूरे सिस्टम के लिए, दैट विल बी क्वाइट सिंपल एज कंपेयर टू सिमेंटिक नेट। तो अब आप देखें कि हम अगेन इन चीज़ों को देखते हैं कि जी हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब आप जो एक्स्ट्रा देख रहे हैं कि अब आप ब्रांचेस का डायरेक्ट जो है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ भी एसोसिएशन है थ्रू ऑफर रिलेशनशिप के थ्रू, ठीक है। तो अब अगर बेशक चूंकि PA14 प्रॉपर्टी जो है दैट हैजंट बीन असाइंड टू एनी स्टाफ मेंबर, लेकिन स्टिल अगर आपसे अब पूछा जाता है कि हाँ जी PA14 किस जो है वो ब्रांच के ऊपर अवेलेबल है, तो यू कैन इजीली आंसर बाय लुकिंग एट दिस सिमेंटिक मॉडल कि जी PA14 इज बेसिकली अवेलेबल एट ब्रांच B007। और लाइकवाइज जो आप बाकी जो है, या मसलन आप कहना चाहो जी कि किस ब्रांच पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन। आप ब्रांच और स्टाफ को आपस में रिलेट करना चाहें आप उसको कर सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह आप ये देखना चाहें कि कौन सा स्टाफ किन प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हैंडल कर रहा है या ओवरसी कर रहा है। तो मतलब जो भी पॉसिबल क्यूरीज हैं उस सिस्टम के हवाले से दैट कुड बी आंसर्ड बाय द ईआर मॉडल नाउ। तो अब हमने देख लिया कि किस तरह हम जो है वो चैज़्म ट्रैप को रिजॉल्व कर सकते हैं बाय एडिंग अ रिलेशनशिप, जो कि हमने किसी भी वजह से जो है मिस कर दिया था। तो ये जो हमारी डिस्कशन है जी ईआर मॉडल के हवाले से कंप्लीट होती है। आई होप के यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईआर मॉडल के किस तरह ईआर मॉडलिंग हम करते हैं, उसमें किस तरह एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें हम रिलेशनशिप्स को कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, हम कैसे जो है एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी कीज़ को, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को, सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट को, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को, डिराइव्ड एट्रीब्यूट को, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ को, वीक एंटिटीज़ को, एंड सो ऑन। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हमने बड़ी डिटेल के साथ देखनी। फिर हमने देखा कि ईआर मॉडल्स जो हैं उसके अंदर जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और हमने देखा मल्टीप्लिसिटी कॉन्स्ट्रेंट की हमने बड़ी डिटेल से बात की। हमने जो है पार्टिसिपेशन और कार्डिनैलिटी
की बात की, विच आर सब कंपोनेंट्स ऑफ द मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट, तो हमने उसको भी बड़ी डिटेल से देखा। फिर हमने देखा कि जब हम ईआर मॉडल बना रहे होते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर एसोसिएटेड विद द ईआर मॉडल्स। तो ईआर मॉडल्स के अंदर हमने देखा जी हमारे कनेक्शन ट्रैप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिनकी दो मेजर टाइप्स हमने देखी। जैसे हमने फैन ट्रैप की बात की, उसको हमने देखा वो होता क्या है, उसका नुकसान क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो क्यों बेसिकली जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आपको मतलब कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि आपको नज़र आएगा ये फैन ट्रैप है। फिर हमने देखा उससे हमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है, एंड फिर हमने उसको रिमूव करने का तरीका देखा। लाइकवाइज हमने चैज़्म ट्रैप को जो है वो देखा, उसको देखा कि उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है विद इन ईआर मॉडल। हमने उसकी नुकसान देखे कि हमारे इंफॉर्मेशन लॉस हो सकती है, और फिर हमने उसको रिमूव करने के लिए देखा कि हम रिलेशनशिप को जो हमने किसी तरह से मिस किया है उसको ऐड कर दें। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 11 जो कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल था। अब एक चीज़ जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी कि आपने ये नहीं भूलना कि वी हैव स्टार्टेड द डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की एप्लीकेशन हमने शुरू की है ड्रीम होम के ऊपर, एंड वो जो हमने चैप्टर नंबर 9 में हमने डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पढ़ा था, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने वो जो टेक्निक्स थी फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो कि हमारे मुख्तलिफ फेजेस के अंदर यूज़ होती हैं, हमने उनको स्टडी किया, जिसमें हमने देखा कि हमारा जो है मुख्तलिफ टेक्निक्स थी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन एग्जामिन कर सकते हैं, इंटरव्यूइंग कर सकते हैं, क्वेश्चनर्स, रिसर्च एंड सो ऑन, जो ऑब्जर्विंग दी इंटरप्राइज इन ऑपरेशन। तो अब उनको हमने फेजेस में भी इस्तेमाल करके देखा। तो हम जो है ड्रीम होम केस स्टडी के ऊपर हम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो अप्लाई कर रहे थे। तो हमने जो है वो हमने पहले 3 फेजेस जो थे उनको कवर किया, हमने डेटाबेस प्लानिंग को कवर किया, हमने सिस्टम डेफिनेशन को कवर किया, हमने जो है रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस को कवर किया, ठीक है। और सर्टन जो पीछे हमने जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन हमने ले की थी उसको यूज़ किया उसके अंदर। अब जो अगला चीज़ हम पढ़ रहे थे, अगला जो फेज था दैट वाज डेटाबेस डिज़ाइन, और एज आई डिस्कस्ड कि जी डेटाबेस डिज़ाइन कुड बी फर्दर डिकम्पोज्ड इनटू 3 सब फेजेस, जिसके अंदर 3 हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं: कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन, लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो हमने अगर जैसे मैंने उधर भी आपको कहा था कि फिर उस लेक्चर में हमने जो है ना आफ्टर स्टडिंग चैप्टर नंबर 10, जब हम चैप्टर नंबर 10 को हमने कंप्लीट किया तो वी मूव टू चैप्टर नंबर 15 जो कि कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन है। और कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो स्टेप्स या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी हमने उनको देखा, और हमने देखा जी कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन को तो बेस्ट वे रिप्रेजेंट करने का जो उसके लिए बेस्ट वे है वो डायग्राम है, और डायग्राम इज इन द फॉर्म ऑफ ईआर मॉडल। और ईआर मॉडल की वजह से फिर हमने शिफ्ट अपनी डिस्कशन वहाँ से चैप्टर नंबर 11 पे की जो कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। और फिर हमने ईआर मॉडल्स के हवाले से सारी स्किल्स जो हैं, आई होप कि अब आपको बड़ी कंप्रिहेंसिवली हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लेकिन स्टिल अगर कोई चीज़ रहेगी तो हम उसको बड़ी डिटेल के साथ इंशाल्लाह फिर डिस्कस कर लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम इन्हेंस्ड ईआर मॉडलिंग जो है वो देखेंगे, और हम देखेंगे कि देयर आर सर्टन इश्यूज या मतलब जो हमारी नई एप्लीकेशंस है डेटाबेस के हवाले से वो बेसिक ईआर मॉडलिंग के थ्रू जो है हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो मतलब जो नई एप्लीकेशंस में रेवोल्यूशन आई है, नई जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, दैट आर नॉट इजीली रिप्रेजेंटेड थ्रू द बेसिक ईआर मॉडल। तो व्हाट वी वुड डू कि जी वी विल सी के जी हमारी कौन सी फिर जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दोज एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, एंड वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर नंबर 12 दैट इज बेसिकली enhanced ER model.
लेकिन उसको शुरू करने से पहले जो आज का लेक्चर है उसमें मैं अब आपको वो जो ब्रांच यूज़र व्यू है, जो हमने दो, आपको याद हो कि जब हमने रिक्वायरमेंट्स कलेक्शन एंड एनालिसिस किया था या जो सिस्टम डेफिनेशन था उसके अंदर हमने ऑल मेजर यूज़र व्यूज़ की बात की थी और हमने कहा था इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो मेजर व्यूज़, हम वो दो मुख्तलिफ जॉब रोल्स को हमने मिक्स करके वो किया था। जैसे आपको याद होगा कि डायरेक्टर और मैनेजर के लिए हमने एक यूज़र व्यू वो जो है वो डिफाइन किया था, दैट वाज कॉल्ड ब्रांच व्यू। और उस ब्रांच व्यू में ब्रांचेस की इंफॉर्मेशन तमाम की, क्योंकि वो तमाम उन दोनों का जॉब रोल ऐसा था कि वो तमाम ब्रांचेस के हवाले से या उनका जो हमने देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस किस्म की हैं कि दे आर बेसिकली इन्वॉल्व विद ओवरऑल, कि जी उन सारे के हवाले से वो इन्वॉल्व थे। इसी तरह एक और यूज़र व्यू हमने डिफ़ाइन किया था जो कि जॉब रोल्स असिस्टेंट और सुपरवाइज़र के लिए था और उनका कुछ सर्टन काम था, तो उनके जॉब के हवाले से हमने एक यूज़र व्यू वो जो स्टाफ के नाम से हमने डिफ़ाइन किया था। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आपको जो वो जो ब्रांच यूज़र व्यू है दैट इज़ फॉर बेसिकली जॉब रोल्स डायरेक्टर और मैनेजर का है, उसका जो ईआर मॉडल है अब हम उसको देखें, ताकि फिर आई होप कि अब आपको क्लियर होगा कि वो जो ईआर मॉडल बना है उसके अंदर जितनी भी तमाम एंटिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की, हम देखेंगे कि हाँ जी उन एंटिटीज़ को हमने आइडेंटिफाई किया, उनके आपस में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया, मल्टीप्लिसिटी, उसमें कार्डिनैलिटी, पार्टिसिपेशन को देखेंगे, कोई ऐसे एट्रीब्यूट्स दैट आर बेसिकली रिलेटेड विद द रिलेशनशिप वो हम देखेंगे, एंड सो ऑन। जो बाकी जितनी भी चीज़ें हमने सीखी थी कि जी जो ईआर मॉडलिंग के हवाले से हमने सीखी, ताकि अब हम थोड़ा सा उन जो हमने टेक्निक जो ईआर मॉडलिंग की सीखी है, जो स्किल्स सीखी हैं, उनको देखें कि आया कि अब हम वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जी वो जो ईआर मॉडल को कंस्ट्रक्ट करना है, क्रिएट करना है, वो कैसे करना है। तो मतलब इट्स अ वेरी क्रिटिकल एक्टिविटी कि आपने जो है किसी भी सिस्टम के लिए ईआर मॉडल जो है वो डिज़ाइन के फेज़ में वो जो है वो करना होता है। तो अब हम देखते हैं जो है कि किस तरह वो जो हमारा ब्रांच का यूज़र व्यू है ड्रीम होम के हवाले से, उसमें वो जो है ईआर मॉडल हमने डिज़ाइन किया है। तो ये थोड़ी सी आपको एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी ईआर डायग्राम नज़र आएगी, लेकिन कीप इन माइंड अब ये सिर्फ एक यूज़र व्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जितना बड़ा सिस्टम होगा, जितना कम्प्लेक्स सिस्टम होगा, उसमें हो सकता है बहुत सारे यूज़र व्यूज़ हों, और फिर आप उन यूज़र व्यूज़ को, जैसे हमने व्यू इंटीग्रेशन टेक्निक सीखी थी, तो मतलब आप हर एक इंडिविजुअल यूज़र व्यू के लिए ईआर मॉडल बना सकते हैं यूजिंग व्यू इंटीग्रेशन अप्रोच, और फिर आप उनको मर्ज करके एक जो है वो एक सिंगल जो है वो ईआर मॉडल भी बना सकते हैं। लेकिन वी जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस इंडिविजुअल व्यू जो कि ब्रांच का है। इसके हवाले से अगर देखें तो इसमें देखें हमारे पास जो एंटिटीज़ हमने आइडेंटिफाई की हैं उनमें स्टाफ की एंटिटी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ब्रांच की एंटिटी है, प्रेफरेंस है, क्लाइंट है, लीज है, प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, और बिजनेस ओनर हैं और प्राइवेट ओनर है हमारे पास, और इसी तरह जो है हमारे पास न्यूज़पेपर की एंटिटी है। तो ये सारी हमारी जो एंटिटीज़ हैं, और इसी तरह देयर माइट एग्जिस्ट सम, मतलब इसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग एंटिटीज़ भी हो सकती हैं और वीक एंटिटीज़ भी हो सकती हैं। इसी तरह कुछ हमारे रिलेशनशिप्स के साथ एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जो हम देख रहे हैं। मसलन आप देखें कि जो आपका स्टाफ और ब्रांच के दरमियान जो मैनेजर्स का रिलेशनशिप है उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड हैं कि जी हम कह रहे हैं कि मैनेजर के वाले से बात हो रही है ना, कि मैनेजर जो कि एक स्टाफ मेंबर होगा, इट विल बी मैनेजिंग अ ब्रांच, तो मैनेजर की कुछ एक्स्ट्रा जो है इंफॉर्मेशन वो हम अपने पास कैप्चर करने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं जो सिर्फ मैनेजर से रेलेवेंट है, जो हर किसी से रेलेवेंट नहीं है स्टाफ से। उसमें मैनेजर स्टार्ट डेट है और उसका बोनस है। लाइकवाइज आप देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर और प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसके जो रिलेशनशिप है एडवर्टाइजर्स का, उसका भी कुछ उससे रेलेवेंट जो है वो एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे डेट एडवर्टाइज और कॉस्ट के हवाले से।
इसी तरह वी कैन सी अ रिकर्सिव रिलेशनशिप या यूनरी रिलेशनशिप सुपरवाइजर्स का जो स्टाफ एंटिटी के अंदर ही है कि जी एक सुपरवाइजर खुद स्टाफ होता है और उसकी सुपरविजन में बहुत सारे असिस्टेंट्स होते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिकर्सिव रिलेशनशिप का यूज़ हमने किया है। और हमने जो है इन सारी जो एंटिटीज़ हैं इनके दरमियान जो है वो मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स जो एग्जिस्ट करते हैं उस सिस्टम के हवाले से और उनकी मल्टीप्लिसिटी जिसमें कार्डिनलिटी प्लस पार्टिसिपेशन है उसको आइडेंटिफाई किया है। तो अब आप देखें कि इसको प्लीज़ अब आप बड़े गौर से देखें कि किस तरह हमने जो वो उस ड्रीम होम के हवाले से अब रिक्वायरमेंट्स आपको बड़ी क्लियर है, हमने बड़ी क्लियरली डिफाइन की थी, आपको उस सिस्टम की बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। तो अब आप इनको वैलिडेट करें कि जो रिलेशनशिप जो इन एंटिटीज़ के दरमियान जो स्पेसिफाई किए गए हैं आया कि ये वाकई सही है या नहीं। जैसे आप देखते हैं स्टाफ और ब्रांच के दरमियान दो मुख्तलिफ किस्म के रिलेशनशिप हैं और उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। जैसे आप देखें कि स्टाफ और ब्रांच के दरमियान एक मैनेजर्स का रिलेशनशिप है जो कि ब्रांच की डायरेक्शन में है, और आप देखते हैं कि वी से कि जी अ स्टाफ मैनेजर्स अ ब्रांच। और अब देखें कि अब हमने ऑलरेडी अब इसकी मल्टीप्लिसिटी को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया। वी सेड कि जी हर स्टाफ मेंबर के लिए ज़रूरी नहीं है, उसकी पार्टिसिपेशन ज़रूरी नहीं है, देयरफॉर वो जो है हमने ज़ीरो यूज़ किया, ऑप्शनल है उसकी पार्टिसिपेशन। और जो उसकी कार्डिनलिटी हमने 1 की, क्यों? क्योंकि एक मैनेजर जो एट अ टाइम जो है वो हमारा एजम्पशन है कि जी वो एक ही ब्रांच मैनेज करता है, तो एक मैनेजर जो है वो एक ब्रांच का होगा, कभी भी मल्टीपल ब्रांचेस को नहीं करेगा। लाइकवाइज जो ब्रांच से स्टाफ की तरफ जो इसकी मल्टीप्लिसिटी है वो 1 है, वो इसलिए कि ब्रांच के लिए मैंडेटरी है कि उसका मैनेजर हो एंड देयरफॉर इट इज़ अ मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, इसलिए 1। और जो मैक्सिमम जो इसकी कार्डिनलिटी है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और वो हमने अगेन 1 कहा है कि मींस के हर ब्रांच के एटमोस्ट कितने मैनेजर्स होने चाहिए, या इट शुड बी मैनेज बाय 1 स्टाफ मेंबर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह देखें अब स्टाफ और ब्रांच के दरमियान एक और रिलेशनशिप भी है, और वो हमने दूसरी तरह डिफाइन किया है, उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स है। हम कहते हैं जी ब्रांच है स्टाफ, तो डेफिनेटली ये है जी ये रिप्रेजेंट हमें करना है। तो एक ब्रांच के अंदर कितने स्टाफ मेंबर हो सकते हैं? अब हमने ये कहा था जी जब ब्रांच है तो इट मींस एटलीस्ट एक स्टाफ मेंबर तो है ही है, तो इसलिए इसकी पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है, तो इसलिए 1। और जो कार्डिनलिटी है दैट कुड बी एनी नंबर, कि जी हमें नहीं पता 20 हो सकते हैं स्टाफ मेंबर्स, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं एंड सो ऑन। लाइकवाइज इसकी मल्टीप्लिसिटी इस रिलेशनशिप के लिए अगर हम देखें रिवर्स साइड पे कि जी एक स्टाफ मेंबर जो है वो कितनी ब्रांचेस के साथ उसकी एक एसोसिएशन हो सकती है, तो अगेन कि हर स्टाफ के लिए मैंडेटरी है कि इट शुड बी एसोसिएटेड टू अ ब्रांच, इसकी पार्टिसिपेशन मैंडेटरी है, देयरफॉर वी यूज्ड 1। और डॉट डॉट उसके बाद अगेन उसकी जो कार्डिनलिटी है दैट इज अगेन 1, कि इट मीन्स कि एट अ टाइम जो है एक स्टाफ मेंबर कुड बी असाइंड टू अ सिंगल ब्रांच, ये नहीं है कि वो मल्टीपल एट अ टाइम वो ब्रांचेस का हिस्सा नहीं हो सकता। लाइकवाइज हम देखते हैं कि जी हमारा जो मैनेजर्स है, चूँकि मैनेजर के हवाले से है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज़ बेसिकली एसोसिएटेड विद दिस रिलेशनशिप, जिसमें मैनेजर स्टार्ट डेट है, बोनस है, स्टाफ के साथ रिलेशनशिप सुपरवाइजर्स का है। तो एक स्टाफ जो है जो कि मतलब जैसे हमने कहा था जो रिकर्सिव रिलेशनशिप होता है दैट रिप्रेजेंट्स कि जी एक ही एंटिटी के अंदर वो जो एंटिटी अक्रेंसेस हैं दे आर हैविंग डिफरेंट रोल्स। तो हमने कहा जी एक सुपरवाइजर जो है, हम रोल नेम भी इधर इंक्लूड कर सकते थे ताकि क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। सुपरवाइजर सुपरवाइजेज, तो सुपरवाइजर के लिए अब ऑप्शनल है, कुछ सुपरवाइजर ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंडर सुपरविजन कोई भी नहीं है, तो उसकी ऑप्शनल भी हो सकती है, या मसलन कुछ ऐसे स्टाफ मेंबर्स हो सकते हैं जो सुपरवाइजर नहीं है, तो मतलब उनकी पार्टिसिपेशन मैंडेटरी नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो है वो 0 यूज़ किया है। और हम अजम्पशन है जी कि जो एक सुपरवाइजर के अंडर जो मैक्सिमम सुपरवाइजी हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं, देयरफॉर वी यूज्ड 0.10। और इसी तरह कोई भी जो एक स्टाफ मेंबर है जो सुपरविजन में है किसी की, तो मतलब अब नहीं भी हो सकता, मसलन जो मैनेजर है वो तो नहीं किसी के सुपरविजन के अंदर होगा, या कोई और जॉब रोल है
तो असिस्टेंट सी सुपरवाइजर के अंडर होंगे, तो मतलब बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए एंटिटी अक्रेंसेस के लिए इस रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो इसलिए हमने 0 इस तरफ से इंक्लूड किया और 1 इसलिए कि एट अ टाइम कोई भी जो सुपरवाइजी है दैट विल बी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली 1 सुपरवाइजर। ये नहीं है कि वो 4 सुपरवाइजर के अंडर काम कभी भी नहीं कर रहा होगा। इसी तरह आप देखते हैं कि स्टाफ का जो है वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ भी वो रिलेशनशिप है। वी सेड कि जी एक स्टाफ मेंबर ओवरसीज 0, मतलब ज़रूरी नहीं है कोई स्टाफ मेंबर जो है वो प्रॉपर्टीज़ को ओवरसी करे, इसलिए हमने पार्टिसिपेशन ऑप्शनल रखी और मैक्सिमम हमने लिमिटेशन लगा दी जी कि मैक्सिमम वो कितनी प्रॉपर्टीज़ को ओवरसी कर सकता है, 100 को कर सकता है। लाइकवाइज इसको रिवर्सली देखें तो प्रॉपर्टी फॉर रेंट could be basically associated with 0 स्टाफ मेंबर। कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी स्टाफ मेंबर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, पार्टिसिपेशन ऑप्शनल है। और जो मैक्सिमम स्टाफ मेंबर्स जो उसको हैंडल कर सकते हैं, ओवरसी कर सकते हैं, वो 1 है। इसी तरह ब्रांच और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के दरमियान एग्जिस्ट करता है जी हमारा रिलेशनशिप, वो हमने ऑफर्स का ऑलरेडी डिस्कस किया था। लाइकवाइज जो क्लाइंट है, क्लाइंट और जो ब्रांच और स्टाफ के दरमियान एक टर्नरी रिलेशनशिप है और यू कैन सी द रजिस्टर्स का रिलेशनशिप है और ये वही पार्टिसिपेशन है। हमने इसका भी तरीका सीखा था पिछले लेक्चर में कि जो कम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स हैं उसकी मल्टीप्लिसिटी डिटरमिन करने का तरीका क्या है कि आप फिक्स रख के n-1 एंटिटीज़ को उसको एसोसिएट करें, फिर एक जो सिंगल एंटिटी टाइप है उसकी अक्रेंसेस के साथ, फिर बाकी 2 को जो है मतलब फिक्स करके जो बाकी एक है उसके साथ, और इस तरह इस सर्कल में आप सारों को जो है वो शामिल कर लेते हो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है ये टर्नरी तक नहीं, आप इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, क्वाटर्नरी एंड सो ऑन। जो क्लाइंट है वो प्रेफरेंस देता है और हमने कहा था जी कि हर क्लाइंट की मतलब अगर वो प्रेफरेंस के साथ उसकी एसोसिएशन होगी जो कि एक वीक एंटिटी है, तो इट मींस कि वो मिनिमम प्रेफरेंस तभी उसकी रिकॉर्ड होगी ना जब वो उसमें पार्टिसिपेशन उसकी मैंडेटरी है। उसको बताना पड़ता है कि आपको किस किस्म का घर चाहिए ताकि उसके मुताबिक उसको प्रॉपर्टी शो की जाती हैं और मैक्सिमम उसकी प्रेफरेंस एक ही होगी डेफिनेटली, वो किसी एक एंटिटी अक्रेंस प्रेफरेंस की के साथ जो है वो एसोसिएट करेगा। इसी तरह प्रेफरेंस जो है दैट एक पर्टिकुलर प्रेफरेंस विल बी एसोसिएटेड बाय एग्जैक्टली, मतलब प्रेफरेंस तभी एग्जिस्ट करेगी जब क्लाइंट होगा या किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की होगी, तो इसलिए इसकी भी मैंडेटरी है और एट मोस्ट दैट विल बी बेसिकली एसोसिएटेड विद 1 क्लाइंट नंबर। इसी तरह क्लाइंट जो है होल्ड्स लीज, और एक क्लाइंट के पास अगर फर्ज करें अभी क्लाइंट ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया लेकिन उसने अभी कोई भी प्रॉपर्टी फॉर रेंट नहीं ली, तो वो मतलब उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लीज करे। मतलब वो एक क्लाइंट आया आपके पास, उसने आपसे कहा जी मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ, लेकिन बाद में वो नहीं आया, ठीक है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास मजीद जब वो लीज कर ही नहीं रहा तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो फिर एग्जिस्ट कर रही हो, तो इसलिए इसकी ऑप्शनल है। लेकिन जो एक क्लाइंट है वो हो सकता है मुख्तलिफ आपसे मतलब प्रॉपर्टीज़ किराए पे ले, एक साल एक जगह पे रहा, दूसरे साल दूसरी जगह पे रहा, तो मतलब मैनी लीजेज हो सकती हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में हो सकती है। लाइकवाइज लीज मतलब एक पर्टिकुलर लीज की जो इंफॉर्मेशन है दैट विल बी एसोसिएटेड बाय एग्जैक्टली 1 एंड क्लाइंट, और पार्टिसिपेशन भी अगेन मैंडेटरी है। इसी तरह हम देखते हैं कि लीज जो है वो दैट इज एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी फॉर रेंट एज वेल। तो हम देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट के लिए बाज़ औक़ात ये हो सकता है ना कि एक प्रॉपर्टी आपके पास रजिस्टर हुई, एक ओनर ने कहा जी ये प्रॉपर्टी मैंने, लेकिन अभी कोई नहीं एग्जिस्ट करती उसकी, ठीक है, मतलब किसी बंदे ने भी उसको रेंट पे नहीं लिया, तो मतलब देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट तो है लेकिन उसकी अभी लीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए उसकी जो आपकी पार्टिसिपेशन है वो ऑप्शनल है, इसलिए हम 0 कह रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट की मल्टीपल लीज की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अगर मल्टीपल लोगों ने क्लाइंट्स ने आपके थ्रू उससे लिया है तो इट मीन्स मैनी, लेकिन एक लीज पर्टिकुलर जो लीज की इंफॉर्मेशन है दैट विल बी एसोसिएटेड बाय डेफिनेटली 1 प्रॉपर्टी, और उसकी पार्टिसिपेशन भी मैंडेटरी है। मींस कि अगर किसी प्रॉपर्टी का लीज है तो लीज होने का मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी आपके पास रजिस्टर्ड थी तभी लीज है ना, तो इसलिए उसकी पार्टिसिपेशन भी मैंडेटरी है और उसकी जो एसोसिएशन है वो जो कार्डिनलिटी है दैट इज 1 के जी एक लीज डॉक्यूमेंट जो है दैट विल बी एसोसिएटेड बाय एग्जैक्टली 1 प्रॉपर्टी। मतलब ये नहीं होता कि आप एक लीज डॉक्यूमेंट के ऊपर 10 प्रॉपर्टीज नहीं करते नॉर्मली, मतलब एक हर
प्रॉपर्टी के लिए एक अलग लीज डॉक्यूमेंट होगा, उसका अपना रेंट होगा एंड सो ऑन, मतलब उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसका हमने कहा था जी कोई ना कोई ओनर होता है। तो ओनर्स हमने दो डिफरेंट किस्म के डिफाइन कर दिए कि जी प्राइवेट ओनर भी हो सकता है जो इंडिविजुअल यूजर्स हो सकते हैं, इसी तरह कुछ कंपनीज होती हैं उनके पास पूरे मतलब फ्लैट्स हैं या बहुत सारे घर बने हुए हैं, तो वो एक कंपनी है, फिर वो उनको ओन कर रही होती है उन प्रॉपर्टीज़ को। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करेगा। अब आप देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट और प्राइवेट ओनर के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा कि एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट के लिए पॉसिबल है कि वो पार्टिसिपेट करे प्राइवेट ओनर के साथ या नहीं। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस ओनर के साथ भी तो हो सकती है ना, तो इसलिए उसकी पार्टिसिपेशन प्राइवेट ओनर के साथ मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। क्योंकि अगर वो बिजनेस वालों का मतलब मलकियत हुई तो फिर उसमें तो इसकी ज़रूरी नहीं है, और कुछ ऐसी होंगी जो इंडिविजुअल्स की होंगी, प्राइवेट ओनर्स की होंगी, और कुछ बिजनेस वालों की होंगी, तो इसलिए इसकी पार्टिसिपेशन ऑप्शनल, जीरो यूज़ किया। और जो मैक्सिमम ओनर्स हो सकते हैं किसी भी एक प्रॉपर्टी के वो एक ही होगा एट अ टाइम, ठीक है। इसी तरह प्राइवेट ओनर से टुवर्ड्स प्रॉपर्टी फॉर रेंट देखें तो एक जो ओनर जो जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उस ओनर वो तभी हम उसको स्टोर करेंगे एज अ ओनर जब उसकी एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट उसने हमारे पास रजिस्टर करवाई होगी। तो और जो ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राइवेट ओनर जो है इट ओन्स मेनी प्रॉपर्टी फॉर रेंट्स, तो इसलिए वन टू मेनी है, मीन्स कि उसकी हर ओनर की हर अक्रेंस के लिए पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी फॉर रेंट के साथ जो है वो ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है। लाइकवाइज जो बिजनेस ओनर है उसके लिए भी ज़रूरी है कि जी उसकी वन और टू मैनी होना चाहिए कि जी मैंडेटरी उसकी आपकी पार्टिसिपेशन है, और जो एट मोस्ट जो है वो एक जो है वो मैनी प्रॉपर्टीज़ भी ऑन कर सकता है एक बिजनेस ओनर। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी फॉर रेंट से बिजनेस ओनर की तरफ देखें तो अगेन इट्स ज़ीरो और वन। और लाइकवाइज जो प्रॉपर्टी फॉर रेंट है उसको भी हमने न्यूज़पेपर के साथ भी किया, और वी सा कि जी ये हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था। तो आई होप कि अब इस ER डायग्राम को समझना आपके लिए मसला नहीं है। लेकिन अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो आपकी ER डायग्राम, अब आप तो ये बनी बनाई ER डायग्राम देख रहे हैं, तो ER डायग्राम बनाना जो है दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग डेटाबेस डिज़ाइनर। तो यू शुड बेसिकली practice this skill as much as possible, और how you can basically refine your skill के आप जितने ज़्यादा सिस्टम्स के लिए ER डायग्राम्स बनाएं और फिर उनको थोड़ा सा वैलिडेट करके वेरीफाई करके देखें कि आया कि ये हमारे तमाम क्वेश्चंस के आंसर करेगी या नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे अभी, इसके बाद हम अगला चैप्टर जो है वो इन्हांस्ड ER मॉडल के ऊपर करेंगे। लेकिन उसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं आपको 2-3 और केस स्टडीज़ जो हमारे रियल लाइफ में हो सकती हैं हम उनको भी करेंगे और उनकी ER डायग्राम खुद बना के देखेंगे। डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको उसकी मतलब जस्ट प्रोसेस बताऊंगा और फिर मैं उसकी ER डायग्राम दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप फिर एंटिटीज़ किसी भी सिस्टम के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप। तो मतलब इसमें कोई घबराने की बात ये हरगिज़ नहीं होनी चाहिए कि आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पहली दफ़ा में ही सारी ER डायग्राम सही बना लें। आपको मतलब इस स्किल को सीखने के लिए आपको ज़रूर ये करना होगा कि आप अपने ER मॉडल को आप पहली दफ़ा बनाएंगे पेपर पे, तो हो सकता है वो बहुत सारे आप एसोसिएशंस प्रॉपर ना हो, एंटिटीज़ की जो प्लेस है, जो उसकी लोकेशन है वो प्रॉपर प्लेसेस पे ना हो। तो मतलब आपको ये बहुत ज़्यादा इसको रिफ़ाइन करना पड़ता है। बड़े रेपिटिशन के बाद जो है आप एक परफेक्ट या एक ऐसा ER मॉडल बना लेते हो जो फिर ट्रू रिप्रेजेंटेशन होता है आपके उस रियल वर्ल्ड सिस्टम की। तो मतलब इट्स अ वेरी जो है कंप्रीहेंसिव काइंड ऑफ एक्टिविटी, जिसमें आपको बड़ी जो है हेक्टिक किस्म की एक्टिविटी है, जिसमें आपको बहुत दफ़ा बाज़ औक़ात अपने मॉडल को शायद रिफ़ाइन करना पड़े। लेकिन ये रिफ़ाइनमेंट ज़रूरी होगी, अदरवाइज़ मतलब ये कभी भी नहीं होगा। मतलब हाँ, अनटिल अनलेस आप इतने ज़्यादा अपने स्किल्स जब तक अचीव नहीं कर लेते कि आप पहली दफ़ा में जो है वो सिस्टम का ER मॉडल अच्छे तरीके से बना लें, उस टाइम तक आपको बार बार बाज़ औक़ात अपने ER मॉडल को रिफ़ाइन करना पड़ेगा, फिर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर जो चीज़ें उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आएंगे फिर उनको ठीक करके फिर आप ER मॉडल को रिकंस्ट्रक्ट में भी करो, और एंड सो ऑन। तो मतलब बाज़ औक़ात आपको बहुत हद तक इस हवाले से चेंज करना पड़ता है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा
हम यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है दोबारा अपना जो डिस्कशन है वो यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें कवर की। इस लेक्चर के अंदर हमने अपनी डिस्कशन वहाँ से ही स्टार्ट की जहाँ से हमने छोड़ी थी। हम मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट की बात कर रहे थे और मल्टीप्लिसिटी कंस्ट्रेंट के अंदर फिर हमने उसके सब कंपोनेंट्स पार्टिसिपेशन और हमने जो हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट है वो जो कार्डिनैलिटी का है उसको हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस की कि हमने कहा जी ईआर मॉडल के अंदर देयर माइट एग्जिस्ट सम प्रॉब्लम्स, और हमने उसको कहा जी कि हमारे पास दो डिफरेंट किस्म के कनेक्शन ट्रैप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, फैन ट्रैप और चैज़ ट्रैप। तो वो हमने कवर किए और इंशाल्लाह अगले जो लेक्चर में हम उनको जो है थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और फिर अगला इन्हांस्ड ईआर मॉडल शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।